गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जेएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, नाम है एजुकेशन विद साहिल, आप लोग सर्च कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा इसमें फॉलोवर हैं टेलीग्राम पे। ओके, साथ ही यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग जो है क्लास पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स तो आप लोग ये नोट्स हमारा ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक दे दिया हूँ। 149 रुपये में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, इसे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे जो आपके पास अभी समय है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। 490 पेज की ये PDF है, हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, ऐसे आपको जो है व्यवस्थित करना है। आपको सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जिस क्वेश्चन में स्टार लगा दो तो उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लिया करें। ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा एंड असहयोग आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें, चारों वही हैं। ठीक है, हर ऑप्शन में। तो सबसे पहले इसमें देखिए हुआ कौन सा, तो सबसे पहले हुआ था चंपारण आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, नोट कर लीजिएगा, 1917 में। ठीक है, उसके बाद आपका 1917 के बाद 1918 में हुआ था अहमदाबाद आंदोलन। यहाँ पे 1918 लिख लीजिए, अहमदाबाद आंदोलन हुआ था। उसके बाद खेड़ा आंदोलन जो है ये भी हुआ था 1918 में ही। ठीक है, 1918 में ये भी हुआ था। इसका महीना था मार्च खेड़ा का, और ये वाला था फरवरी। ठीक है, और उसके बाद असहयोग आप सभी को पता ही होगा 1920 में। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल सही से व्यवस्थित क्रम में रखा हुआ है। शन नोट कर सकते हैं। ठीक है, और आंदोलन नोट कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए हो, चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन भारत में संगम क्या था, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में संगम क्या था। अगर आप लोगों को आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे वीडियो को। और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आपको। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो प्राचीन भारत में संगम क्या था, तो प्राचीन भारत में संगम जो था वो तमिल कवियों का संघ या मंडल था। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले और ऑथेंटिक अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था क्या, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था क्या। तो उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी जो है, अच्छा साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी कब लौटे थे, तो 1915 में। और फिर इसकी जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है 1917 में की गई थी। ठीक है, साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, चलिए 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, किस पर थी, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष पर थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, सभी लोग जवाब देंगे। उनमें से एक नहीं है कौन सी 3 पत्रिकाओं में से। 5 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें मूक नायक थी, बहिष्कृत भारत था, इक्वेलिटी जनता थी, बहिष्कृत समाज नहीं था। ये मतलब सी वाला उन तीनों पत्रिकाओं में से नहीं थी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों याद रख सकते हैं, मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत एंड इक्वेलिटी जनता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत की को जो है पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। यहाँ पे देख सकते हैं डेट। सभी लोग 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो है किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो ये दिए थे 30 जून 1948 को, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। वह कौन है सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। सुल्तान ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की जो है किसने आरंभ किया था। सिल्क मार्ग जो है किसने आरंभ किया था, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन छपने वाला है बिल्कुल। और वीडियो को लाइक कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ, 1 सेकेंड भी आप नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, कनिष्क ने आरंभ किया था, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयत या मनोनीत कौन करता है, ये आपको बताना है। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है या मनोनयन करता है, सभी को पता है, राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है दी गई हैं कहाँ, राज्यों को या केंद्र को या दोनों को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। बीएड की ऐसी ही क्लासेस आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी आगे भी। जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है उसके बाद एडमिशन कैसे होता है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काउंसलिंग में क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दी गई हैं केंद्र को, ठीक है, केंद्र सरकार को दी गई हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया है। पहले शिक्षा जो है राज्य सूची में था, अब समवर्ती सूची में कर दिया गया है। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है ये बताना है आपको, और डबल स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छापने वाला प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो है किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में को जो है स्थानांतरित कर दिया गया था शिक्षा को। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक क्या, एक स्वैच्छिक संघ या एक परिसंघ या राज्यों का एक समूह या एक संघ। सभी लोग 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है एक जो है राज्यों का संघ के रूप में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, तो वो करता है सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सभी लोग जवाब देंगे। मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, छाप दीजिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था कब, तो ये जो है 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है कौन सी, सभी लोग जवाब देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, तो वह जो है विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है उसका, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है कब, शून्यकाल कब शुरू होता है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है दोपहर 12 बजे, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए
आनुवंशिकी में जो है निम्न में से कौन प्रभावी है, बताइए। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आनुवंशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो RH फैक्टर जो है प्रभावी है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं या खंड पाए जाते हैं? छपने वाला प्रश्न है, सभी लोग 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? तो टोटल जो है 5 पाए जाते हैं, ठीक है। 3 खंड जो है दाएं फेफड़े में एंड 2 खंड जो है बाएं फेफड़े में होता है, तो 5 याद रखना है। तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है, कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? कौन सा पक्षी है जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो पक्षी है तोता, जो कि अपना जो है ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीबॉडी जो है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को यार लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, चलिए लाइक कर दीजिए। चलिए, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। चलिए, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू जो है किसके कारण होता है? सभी लोग 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वाइन फ्लू किससे होता है? तो ये जो है विषाणु से होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न है ये। चलिए, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? सभी लोग 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? नाइट्रोजन है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? निम्न में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है? 23 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब आपका एडमिशन हो जाएगा बीएड में, उसके बाद जब आप लोग बीएड करने लगेंगे तो उसके बाद टेट सीटेट का जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो कैसे टेट एंड सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जाता है, ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, वही टिक्स वही फार्मूला आपको मैं बताऊँगा। मात्र 15 से 20 दिन में आप लोग अपनी तैयारी करके सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहें, ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? सभी लोग जवाब देंगे। तो फल पकाने वाला हार्मोन है इथाइलिन। यहाँ पे इथाइलिन लिखा है, इथिलीन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इथिलीन भी आपको देखने को मिल सकता है। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है क्या भाई? क्षारोद होता है या तेल होता है या डाइज होता है या क्रिस्टल्स होते हैं? तो सभी लोग जवाब देंगे 25 में। सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है क्या भाई? तो सूरजमुखी पौधों के बीजों में होता है तेल। क्या होता है? ऑयल होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। पार्श्विक मात्रक है किसका? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को आना भी चाहिए ये क्वेश्चन। पार्श्विक जो है मात्रक है किसका? सभी लोग 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पार्श्विक किसका मात्रक है भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे। पार्श्विक जो है दूरी का मात्रक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? सभी लोग 27 का जवाब देंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो सिंधु सभ्यता जो है ये जो है आद्य ऐतिहासिक काल के जो है अंतर्गत आती है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? सभी लोग जवाब देंगे। कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जायरे या अमेजन या नील या नाइजर?
कंफ्यूज हो गए होंगे आप लोग ऑप्शन देख के। तो मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। आप लोग जवाब दीजिए, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है जायरे नदी। कौन सी नदी है? जायरे नदी। इसे जो है कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कांगो पढ़े होंगे, तो इसे कांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है। कांगो जो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को, तो वो लिम्पोपो नदी है। नोट कर लीजिएगा, लिम्पोपो, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और कांगो जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है। चलिए, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है भाई? 29 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? और 50 प्रश्न में से आपके जितने प्रश्न सही हों तो लास्ट में आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। तो यहाँ पे देखिए, उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम आएगा। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसे जो है हजारों झीलों का देश कहा जाता है? बताइए सभी लोग, किसे हजारों झीलों का देश कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसे हजार झीलों का देश कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसे? फिनलैंड को कहा जाता है हजार झीलों का देश। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पशुचारण के लिए कौन विश्व प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है कौन? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अर्जेंटीना जो है विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पशुचारण के लिए। निम्नलिखित देशों में से जो है किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूं। तो अगर आप लोग मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग पिछली क्लासेस को जरूर देखिएगा। और कल भूगोल की एंड कंप्यूटर की नोट्स सेंड कर दिया हूँ, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दूंगा हूँ टेलीग्राम पे। तो आप लोग PDF को डाउनलोड कर लेके जो है आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा उसका, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। अगर टॉप पे पूछे तो आपका केरल था, उसके बाद जो है आपका मिजोरम था। तो यहाँ पे मिजोरम है, केरल नहीं, तो मिजोरम हम टिक कर देंगे। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मिजोरम राज्य की जो है साक्षरता दर सर्वाधिक थी। चलिए, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? ये मापा जाता है चेन्नई के तटों में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत कथन है, ये आपको बताना है। यहाँ पे पहले कथन को पढ़ते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। कोसी नदी को बिहार का शिव कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, बिल्कुल सही है। गंगा नदी अमरकंटक से निकलती है, ये अमरकंटक से नहीं निकलती है भाई। गंगा नदी जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है, निकलती कहाँ पे है? यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो ऑप्शन इसका डी वाला कथन गलत था, ठीक है। चलिए, बाकी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, जबरदस्त प्रश्न था। निम्नलिखित युगमों में जो है कौन सम्मिलित है, ये आपको बताना है। राज्य निर्माण की डेट यहाँ पे दी गई है, सन दिया गया है। तो 36 का भाई जवाब देंगे सभी लोग। आंसर आना स्टार्ट हो गया है सभी का। तो यहाँ पे हरियाणा राज्य की जो निर्माण डेट है वो है 1 नवंबर 1966, ये सही है आपका। मिज़ोरम का यहाँ पे सही नहीं है। मिज़ोरम की जो डेट है वो नोट कर सकते हैं आप लोग, हालांकि इतना पूछा नहीं जाता है। 20 फरवरी 1987। तेलंगाना का इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना का
ये जो है 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट है, 20 नवंबर 2000, ठीक है, 20 नवंबर 2000। और छत्तीसगढ़ के अलावा उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य सन 2000 में बनाए गए थे। तो ये तीनों राज्यों को आपको याद रखना है। उसके बाद तेलंगाना को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे 2000 होना चाहिए, तो 2003 लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत था। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन किस राज्य में सर्वाधिक होती है? जवाब देंगे सोयाबीन। चलिए, अगले प्रश्न में आ गए हैं। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट्स का जो है संचित भंडार है? किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वनों में जो है वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो आंध्र प्रदेश में हुई है। ये भी आपको याद रखना है। अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP की घोषणा की गई थी? 40 के भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। कब घोषणा की गई थी इसकी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी सन 2000 में। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, देखिए महत्वपूर्ण दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे महत्वपूर्ण दिवस से। तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है भाई, कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे 12 अगस्त है, तो 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। तो 12 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर 12 जनवरी को पूछता तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। चलिए, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? 42 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है प्रतिपादित किए थे, किसने प्रतिपादित किए थे? जेलेंस्की ने। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था? उस राज्य का नाम बताइए। तो वो राज्य केरल। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है? सभी लोग जवाब देंगे। नगर का हृदय कहा जाता है किसे? नगर का हृदय कहा जाता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र यानी कि जिला को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जबरदस्त प्रश्न है। एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग जरूर से जरूर, ठीक है। चलिए, भारत का केंद्रीय बैंक है कौन सा? भारत का केंद्रीय बैंक है आपका RBI बैंक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। RBI बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। एंड इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के? तो CD देशमुख थे भाई, CD देशमुख थे, ठीक है। और इसके इस समय कौन है गवर्नर? तो शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है? वो नहर का नाम बताइए। तो वो नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैव विविधता एक क्या है? जैव विविधता एक क्या है भाई? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो जैव विविधता जो है संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण प्रत्ययों का जो है योग है जैव विविधता। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए, 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था? 2018 में फुटबॉल का विश्व कप किस देश ने जीता था? और बहुत ही जल्द मैं करंट अफेयर की निचोड़ वाली क्लास लेके आ रहा हूँ, उसी क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रांस ने जीता है 2018 का फुटबॉल विश्व कप, ठीक है। चलिए, निम्न राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने का प्रथम राज्य घोषित किया गया है?
सिक्किम को घोषित किया गया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों से है, छोटा सा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।